पिछले लेक्चर में हमने थरिस्टर का ऑपरेशन डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग थरिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब है कि थरिस्टर के एनोड और कैथोड के बीच जो वोल्टेज है, जिसको कि एनोड वोल्टेज भी कहते हैं, और एनोड करंट, इन दोनों के बीच क्या रिलेशंस है उसको हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उसी को थरिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। यानी कि थरिस्टर के एनोड वोल्टेज को वेरी करने पे एनोड करंट किस प्रकार से वेरी करता है, इस रिलेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ही थरिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। सिंपली VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब है कि स्टैटिक्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थरिस्टर का स्टैटिक्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्किट डायग्राम फॉर ऑब्टेनिंग VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थरिस्टर इज शोन इन फिगर। यानी कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त करने के लिए सर्किट डायग्राम इस प्रकार से आपका फिगर में दिखाया गया है। यानी कि इस प्रकार से सर्किट का अरेंजमेंट किया जाता है। एनोड और कैथोड के बीच में लोड कनेक्टेड है और जो गेट कैथोड के बीच में एक सप्लाई कनेक्टेड है। एनोड कैथोड के बीच भी एनोड कैथोड को भी एक सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, जो कि वेरिएबल सप्लाई प्रोवाइड करता है। द एनोड एंड कैथोड आर कनेक्टेड टू मेन सोर्स थ्रू द लोड। यानी कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए एनोड और कैथोड को लोड के थ्रू मेन सोर्स से कनेक्ट किया गया है। द गेट एंड कैथोड आर फेड फ्रॉम ए सोर्स ES। यानी गेट कैथोड को भी एक सोर्स ES से कनेक्ट किया गया है, विच प्रोवाइड्स पॉजिटिव गेट करंट, जो कि पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करता है फ्रॉम गेट टू कैथोड। गेट से कैथोड के बीच में पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एनोड कैथोड के बीच जो वोल्टेज है इसको हम लोग वेरी करते हैं और वेरी करके हम लोग देखते हैं कि एनोड करंट किस प्रकार से वेरी करता है। उसी को हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जिसको कि थरिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। स्टैटिक्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थरिस्टर इज शोन इन फिगर। यानी थरिस्टर का स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस फिगर में दिखाया गया है। हेयर VA इज द एनोड वोल्टेज अक्रॉस थरिस्टर टर्मिनल्स A के, यानी कि एनोड कैथोड के बीच जो वोल्टेज है उसको एनोड वोल्टेज कहा गया है, उसको VA से डिनोट किया गया है। एंड IA इज द एनोड करंट, IA एनोड करंट है। तो जो X एक्सिस है उस पर आपको एनोड वोल्टेज दिया गया है और Y एक्सिस पे एनोड करंट दिखाया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एनोड कैथोड का बीच का वोल्टेज वेरी करने पे एनोड करंट किस प्रकार से वेरी करता है। तो इनिशियली पहले हम लोग देखते हैं कि जब जो हमारा एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज है, इसमें अगर एनोड को लोअर पोटेंशियल पे रखा जाए और कैथोड को हायर पोटेंशियल पे रखा जाए, यानी कि कैथोड के रिस्पेक्ट में अगर एनोड हमारा लोअर पोटेंशियल पे है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एनोड जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है और कैथोड जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो उस केस में आपका जो थरिस्टर का जो 3 जंक्शंस हैं J1, J2 और J3, तो जो बाहरी 2 जंक्शंस हैं J1 और J3 ये रिवर्स बाइस्ड में होते हैं और J2 फॉरवर्ड बाइस्ड में होता है। तो इस केस में अगर इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है पहले कि एनोड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड हो और कैथोड पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो उस केस में और गेट टर्मिनल अगर ओपन है तो उस केस में आप देखेंगे कि वेरी स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जो कि मिली एम्पियर के रेंज में या माइक्रो एम्पियर के रेंज में, डिपेंडिंग अपॉन रेटिंग के अनुसार मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। और जब एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज जब धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है तो भी लीकेज करंट में कोई खास चेंज नहीं आता है। यानी कि जब
ये वोल्टेज आपका इंक्रीज किया जा रहा है, फिर भी ये करंट जो है इसमें कोई खास इंक्रीज नहीं होता है, और एक वेरी स्मॉल लीकेज करंट, जिसको लीकेज करंट कहा जाता है, वो फ्लो करता है। उसके बाद अगर एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में ही कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज किया जाता है तो एक पोजीशन ऐसा आता है जहाँ पर कि ये जंक्शन J1 और J3 जो कि रिवर्स वाइस में थे, ये जंक्शंस ब्रेक कर जाते हैं और फिर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो वही इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर जो एनोड कैथोड है वो अगर रिवर्स वाइस में है, एनोड निगेटिव से कनेक्टेड है और कैथोड अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो उस केस में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, यानी इतना करंट जो है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, जिसको कि रिवर्स लीकेज करंट कहा जाता है। और उसके बाद एक अगर वोल्टेज को कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज किया जाता है तो एक निश्चित वोल्टेज पे आने के बाद जो जंक्शन ब्रेक कर जाता है और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, और जिस वोल्टेज पे हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है उसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया गया है रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि जब एनोड जो है वो आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, उस केस में ये कर्व प्राप्त होता है। और इस मोड को, थरिस्टर के इस मोड के ऑपरेशन को रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहा जाता है। उसी प्रकार से जब थरिस्टर है उसका जो एनोड है उसको अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है और जो कैथोड है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ गेट और कैथोड के बीच का जो सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट रखा जाता है, यानी कि इसको कनेक्ट नहीं किया जाता है, यानी गेट करंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उस केस में ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन कहेंगे जब एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, जिसको फॉरवर्ड वाइस्ट कहेंगे। और उस केस में भी ये देखा जा सकता है कि थारिस्टर के अक्रॉस जो है वो बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है, बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट, जो कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि इतना अमाउंट का करंट जो है वो आपको फ्लो करता है, और इसको फॉरवर्ड लीकेज करंट कहा जाता है। जब गेट करंट आपका, गेट सप्लाई जो है ओपन है, यानी कोई भी गेट करंट फ्लो नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है, एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है, इसको अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जाए, यानी वोल्टेज के वैल्यू को कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज किया जाए, तो भी आपका जो लीकेज करंट है, फॉरवर्ड लीकेज करंट, उसमें कोई खास चेंज नहीं आता है, लगभग उतना ही करंट फ्लो होता है। लेकिन अगर इसको कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जाए फॉरवर्ड मोड में ही, तो एक वोल्टेज लेवल ऐसा आता है जहाँ पर कि थारिस्टर जो है आपका वो कंडक्शन स्टेट में आ जाता है, यानी कि करंट फ्लो होने लगता है। तो उस वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा जाता है। जब थारिस्टर के एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, उस केस में जो बाहरी दो जंक्शंस हैं J1 और J3, ये दोनों आपके फॉरवर्ड वाइस्ड होते हैं और जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स वाइस होता है। तो और रिवर्स वाइस जंक्शन ये J2 होने के कारण फॉरवर्ड मोड में भी करंट फ्लो नहीं होता है। अगर जो अप्लाई किया गया वोल्टेज वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है, तो सिर्फ लीकेज करंट ही, एक वेरी स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट फॉरवर्ड मोड में भी फ्लो करता है, और इस करंट को फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं। और थारिस्टर के इस ऑपरेशन को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहा जाता है, यानी कि थारिस्टर जो है आपका ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, जब तक कि सिर्फ लीकेज करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुंचने के बाद थारिस्टर के अक्रॉस अचानक करंट जो है वो फ्लो होने लगता है, और उसके बाद कहा जाता है कि थारिस्टर जो है वो आपका कंडक्शन स्टेट में चला गया, और इस स्टेट को कंडक्शन स्टेट कहा जाता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहा जाता है, या ऑन स्टेट भी कहा जाता है। और इस मोड में फिर आपका जो थारिस्टर है वो नॉर्मल करंट फ्लो करता है। तो वही आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि जब तक ब्रेक ओवर वोल्टेज से फॉरवर्ड वोल्टेज कम है, तब तक बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुंचने के बाद ये थारिस्टर अचानक से इसमें करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। उस समय जो जंक्शन J2 है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, और जो फॉरवर्ड करंट थारिस्टर के थ्रू फ्लो होने लगता है।
ये तब हमने देखा जब आपका गेट करंट जीरो था। गेट करंट जब जीरो था उस केस में फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे पहुंचने के बाद जो आपका थरिस्टर है वो कंडक्शन मोड में चला गया। लेकिन अगर एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हुए और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हुए यानी फॉरवर्ड बाइस्ट में रखते हुए और गेट सप्लाई को भी अगर कनेक्ट कर दिया जाए, जो गेट की सप्लाई थी वो गेट कैथोड के बीच जो टर्मिनल है उसको अगर कनेक्ट कर दिया जाए, कहने का मतलब है कि अगर गेट करंट भी फ्लो होने लगे तो उस केस में जो आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है। और उस केस में अभी हमने देखा कि जब गेट करंट जीरो था, वेन आई जी इजकल टू जीरो, जब गेट करंट जीरो था उस केस में थरिस्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज पे आने के बाद कंडक्शन स्टेट में चला गया यानी ऑन हो गया। उसके पहले थरिस्टर ऑफ था। लेकिन अगर गेट करंट अगर प्रोवाइड किया जाए, कुछ अमाउंट ऑफ गेट करंट अगर प्रोवाइड किया जाए तो ये थरिस्टर हमारा कंडक्शन स्टेट में पहले ही चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर IG3 गेट करंट अगर प्रोवाइड किया जाए तो थरिस्टर जो है इतना ही फॉरवर्ड वोल्टेज के बाद आपका ये कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर गेट करंट और इंक्रीज कर दिया जाए और उस गेट करंट को अगर IG2 कहा जाए तो थरिस्टर और पहले ही यानी कि और कम वोल्टेज पर ही थरिस्टर जो है वो आपका ऑन स्टेट में आ जाएगा। उसी प्रकार से और भी अगर गेट करंट इंक्रीज कर दिया जाए, गेट करंट का वैल्यू जिसको IG1 कहा गया है, तो IG1 जो है अगर IG2 से ज़्यादा है तो और पहले ही थरिस्टर हमारा यानी कि कम वोल्टेज पे ही, कम एनोड वोल्टेज पर ही ये थरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाएगा यानी कि ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से थरिस्टर के डिफरेंट वैल्यू के लिए, डिफरेंट एनोड कैथोड वोल्टेज के लिए थरिस्टर का जो करंट है वो इस प्रकार से वेरी करता है। थरिस्टर को ऑन होने के लिए मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है और उस मिनिमम करंट को ही लैचिंग करंट कहा जाता है। यानी कि थरिस्टर को ऑन होने के बाद उसको कंडक्शन स्टेट में बने हुए रहने के लिए जो है वो मिनिमम करंट की आवश्यकता होती है। अगर वो लैचिंग करंट थरिस्टर का जो एनोड करंट है वो लैचिंग करंट के बराबर या उससे ऊपर है तो फिर गेट करंट रिमूव कर लेने पर भी यानी गेट सप्लाई रिमूव कर लेने पर भी थरिस्टर जो है वो कंडक्ट करता रहता है। तो यानी कि जो लैचिंग करंट है वो मिनिमम करंट है जो कि थरिस्टर को टर्न ऑन होने के लिए उतना ज़रूरी है। थरिस्टर के एनोड करंट को मिनिमम लैचिंग करंट के बराबर होना ज़रूरी है थरिस्टर को टर्न ऑन होने के लिए। दूसरा होल्डिंग करंट है। होल्डिंग करंट का संबंध थरिस्टर को टर्न ऑफ करने से है, यानी कि ये वो करंट है, ये लैचिंग करंट से कम होता है। होल्डिंग करंट जो है जिसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये लैचिंग करंट से कम होता है। यानी कि थरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए जो होल्डिंग करंट है, जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए। जब तक थरिस्टर का जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट से कम नहीं होगा तब तक थरिस्टर जो है आपका ऑफ नहीं होता है, वो कंडक्शन स्टेट में बना रहता है। The VI characteristics reveals that a thyristor has 3 basic modes of operation। यानी कि थरिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से यह पता चलता है कि जो थरिस्टर है उसका जो 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि 3 मोड में थरिस्टर ऑपरेट करता है। पहला था जो हमने बताया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, उसको कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इस मोड में क्या है कि जो थरिस्टर है उसका जो कैथोड टर्मिनल है उसको पॉजिटिव रखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, यानी कि जो कैथोड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है और एनोड को निगेटिव से। तो उस केस में ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड प्राप्त होता है, यानी कि थरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है। और उस सिचुएशन में जो जंक्शन J1 और J3 है, 3 जंक्शंस होते हैं थरिस्टर में, तो जंक्शन J1 और J3 जो है वो आपका रिवर्स वाइस में होता है, जबकि जंक्शन J2 जो है वो फॉरवर्ड वाइस में होता है। जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि गेट कैथोड के बीच कुछ भी सप्लाई नहीं है, ये ओपन है, यानी कि गेट करंट इक्वल टू 0 है। और जो एनोड है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है
और जो कैथोड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, यानी एनोड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो इस केस में जंक्शन J1 और जंक्शन J3 ये दोनों जंक्शन जो है वो आपका रिवर्स बाइस होते हैं, और जो J2 जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। तो इस कारण से आपका जो, चूँकि ये दोनों जंक्शन जो है रिवर्स बाइस में है, इसलिए इसमें जो है वो आपका एनोड करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन ए स्मॉल लीकेज करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर फ्लोज, यानी कि कोई हाई अमाउंट ऑफ करंट उस केस में नहीं फ्लो होता है जब थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है, लेकिन एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है जो कि मिली एम्पियर के रेंज का या माइक्रो एम्पियर के रेंज का हो सकता है। वो ACR की रेटिंग पे डिपेंड करता है। इफ़ द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, यानी कि एनोड कैथोड के बीच का ये जो वोल्टेज है रिवर्स वोल्टेज, इसको जब इंक्रीज किया जाता है, देन एट ए क्रिटिकल ब्रेकडाउन लेवल, यानी कि एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसको क्रिटिकल ब्रेकडाउन लेवल कहा जा रहा है, एंड एवलांचेज अकर, यानी कि एक एवलांचेज होता है, यानी कि अचानक से जो आपका रिवर्स बाइस जंक्शन था वो ब्रेक कर जाता है एट J1 एंड J3, यानी कि जंक्शन J1 और J3 पे एवलांचेज होता है, यानी कि जो वो रिवर्स बाइस जंक्शन था वो ब्रेक कर जाता है, एंड रिवर्स करंट इंक्रीजेज रैपिडली, और जो रिवर्स करंट है वो तेज़ी से फिर इंक्रीज होता है। तो ये थायरिस्टर के इस मोड के ऑपरेशन को रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहा जाता है, जो कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स में भी दिखाया गया है कि ये जो रीजन है थायरिस्टर का ऑपरेट करने का, ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। व्हेन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ए थायरिस्टर इज लेस देन VBR, द डिवाइस ऑफर्स ए हाई इम्पिडेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि थायरिस्टर के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज है वो जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज से, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होता है, यानी VBR से कम होता है, तो जो थायरिस्टर है वो रिवर्स डायरेक्शन में हाई इम्पिडेंस ऑफर करता है, यानी हाई इम्पिडेंस ऑफर करता है, यानी कि करंट को फ्लो होने नहीं देता है। द ACR इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में देयरफॉर बी ट्रीटेड एज ओपन स्विच, इसलिए ACR जो है जब थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है तो उस केस में थायरिस्टर जो है आपका ओपन स्विच की तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है, या ओपन स्विच की तरह, या ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है कि ऑफ स्टेट में ये होता है, या ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। थायरिस्टर का जो सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन था वो था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो है आपका, जैसे कि हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा कि ये आपका ये वाला जो मोड था ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था, यानी कि व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी जब एनोड टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है कैथोड के रिस्पेक्ट में, विथ गेट सर्किट ओपन, लेकिन गेट सर्किट आपका ओपन है, यानी कोई भी गेट करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इस केस में जंक्शंस J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बाइस्ड। तो इस केस में जो बाहरी दो जंक्शंस हैं J1 और J3 ये फॉरवर्ड बाइस्ड में होते हैं, जबकि J2 जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस्ड में होता है। जंक्शन J2 रिवर्स बाइस्ड में होने के कारण एनोड से कैथोड के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। while J2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, while J2 इज रिवर्स्ड बाइस्ड, यानी जो J2 जंक्शन है वो इस केस में रिवर्स बाइस्ड में होता है, बाकी दोनों जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड में होते हैं। इन दिस मोड, यानी इस मोड में, यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ए स्मॉल करंट कॉल्ड फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लोज, यानी कि इस केस में भी J2 जंक्शन चूँकि रिवर्स बाइस में है इसलिए ये एनोड करंट को फ्लो होने नहीं देता है, तो इसलिए ए वेरी स्मॉल लीकेज करंट जो है जिसको कि फॉरवर्ड लीकेज करंट कहा जाता है वो फ्लो करता है। इन केस द फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को अगर इंक्रीज किया जाए, एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज था उसको अगर इंक्रीज किया जाता है कंटिन्यूसली, देन द रिवर्स जंक्शन J2 विल हैव एन एवलांचेज ब्रेकडाउन एट ए वोल्टेज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, यानी कि
जब एनोड कैथोड के बीच के वोल्टेज को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है वोल्टेज जिसको कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा जाता है। तो उस वोल्टेज पे ये जो रिवर्स बायस्ड जंक्शन था J2 वो वहाँ पे एवलांचेज ब्रेक डाउन होता है, यानी जंक्शन जो है ब्रेक कर जाता है और उस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे ये अचीव होता है, जंक्शन ब्रेक करता है, उसको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा जाता है। और उसके बाद फिर करंट जो है वो आपका फ्लो होता है, यानी थरिस्टर जो है वो ऑन स्टेट में चला जाता है, यानी कि एनोड करंट फ्लो करता है। व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इज लेस देन VBO, ACR ऑफर्स ए हाई इम्पीडेंस, यानी कि जब तक एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है, तब तक जो थारिस्टर है वो हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है, यानी कि करंट फ्लो होने नहीं देता है। देयरफॉर ए थारिस्टर कैन बी ट्रीटेड एज एन ओपन स्विच इवन इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इस प्रकार से थारिस्टर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी ओपन स्विच की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि ऑफ स्टेट में ही होता है, यानी कि कंडक्ट नहीं करता है जब तक कि फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है। तो उस केस में थारिस्टर हमारा ऑफ कंडीशन में होता है और इस मोड को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहा जाता है। तीसरा जो मोड है थारिस्टर के ऑपरेशन का वो था आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इन दिस मोड थारिस्टर कंडक्ट्स करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड विथ ए वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, यानी इस मोड में जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो थारिस्टर है वो आपका एनोड से कैथोड के बीच में करंट को फ्लो कराता है और उस केस में थारिस्टर के अक्रॉस बहुत स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप 1 से 2 वोल्ट के रेंज का होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। ए थारिस्टर इज ब्राउट फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड by turning it on by exceeding the forward break over voltage or applying a gate pulse between gate and cathode, यानी कि थारिस्टर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाया जाता है या लाया जा सकता है दो तरीके से। या तो जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO, इस वोल्टेज को जो है जो एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज है वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से इंक्रीज कर दिया जाए तो थारिस्टर जो है वो ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाएगा। या दूसरा बाई अप्लाइंग ए गेट पल्स बिटवीन गेट एंड कैथोड, यानी गेट और कैथोड के बीच में आप वोल्टेज अप्लाई करके यानी गेट करंट प्रोवाइड करके भी थारिस्टर को ऑन स्टेट में लाया जा सकता है या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाया जा सकता है। जैसे कि ये आपका जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि ये आपका जो एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है ये तो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है क्योंकि एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है। और इस केस में जो गेट करंट है वो आपका फ्लो नहीं कर रहा है, IG=0 है, यानी कि गेट कैथोड के बीच सप्लाई नहीं है। तो इस केस में अगर थारिस्टर को जब गेट सप्लाई नहीं है और थारिस्टर को अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अगर लाना है तो एनोड कैथोड के बीच के वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है उससे ज़्यादा रखना होगा। उससे ज़्यादा होने पे ये थारिस्टर जो है आपका ऑन स्टेट में आ जाएगा। दूसरा तरीका है थारिस्टर को ऑन स्टेट में लाने के लिए कि ब्रेक ओवर वोल्टेज से अगर एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज अगर कम है और लेकिन गेट कैथोड के बीच में सप्लाई कनेक्ट की गई है, यानी गेट करंट आपका जो है वो फ्लो कर रहा है, यानी गेट करंट 0 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका जो थारिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाता है, यानी कि थारिस्टर जो है वो आपका क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है या कह सकते हैं कि ऑन स्टेट में होता है, यानी नॉर्मली जो है थारिस्टर ऑपरेट करता है। इन दिस मोड थारिस्टर इज इन ऑन स्टेट एंड बिहेव्स लाइक ए क्लोज्ड स्विच, यानी इस मोड में यानी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में थारिस्टर ऑन स्टेट में होता है और एक क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है। बाकी दोनों मोड में थारिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में होता है और हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है, इसलिए
बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट ही सिर्फ फ्लो करता है। अब हम लोग देखते हैं लैचिंग करंट, जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाया गया है, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट भी दिखाया गया है, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं कि लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या है। लैचिंग करंट क्या है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट which it must attain during turn-on process to maintain conduction when gate current is removed। यानी कि लैचिंग करंट जो है वो एनोड करंट का वह मिनिमम वैल्यू है जो कि टर्न ऑन प्रोसेस के दौरान थारिस्टर को अटेन करना मस्ट है। अगर गेट करंट को रिमूव कर दिया जाए और फिर भी थारिस्टर को कंडक्शन स्टेट को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए थारिस्टर का जो एनोड करंट है उसको मिनिमम लैचिंग करंट के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो लैचिंग करंट है उसका संबंध थारिस्टर के टर्न ऑन प्रोसेस से है। यानी कि जो लैचिंग करंट है वो एनोड करंट का मिनिमम वैल्यू है जो कि थारिस्टर को टर्न ऑन होने के लिए मिनिमम उसको अचीव करना है। उस करंट को लैचिंग करंट कहा जाता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स था VI कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें दिखाया गया था कि जो ये एनोड करंट का ये वाला जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, ये आपका लैचिंग करंट कहलाता है। दूसरा था होल्डिंग करंट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच इट मस्ट फॉल फॉर टर्न ऑफ द थारिस्टर। यानी थारिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए जो है वो एनोड करंट का वैल्यू होल्डिंग करंट से कम होगा, तब थारिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में आएगा, यानी थारिस्टर ऑफ होगा। यानी कि जो होल्डिंग करंट है वह एनोड करंट का वह मिनिमम वैल्यू है जिसके नीचे होने पे थारिस्टर ऑफ स्टेट में चला जाता है। जो आपका VI कैरेक्टरिस्टिक था उसमें आपको जो एनोड करंट, ये आपका एनोड करंट है, तो ये जो मिनिमम वैल्यू है टर्न ऑन प्रोसेस के दौरान वो लैचिंग करंट था। लेकिन जो होल्डिंग करंट है उसका वैल्यू एनोड करंट से, लैचिंग करंट से कम होता है। तो यानी कि जो होल्डिंग करंट है उससे कम होने पर ही थारिस्टर जो है आपका ऑफ होता है। अदरवाइज थारिस्टर, एक बार थारिस्टर अगर ऑन हो गया उसके बाद अगर गेट टर्मिनल को डिस्कनेक्ट भी कर दिया जाए या गेट करंट अगर जीरो भी कर दिया जाए, फिर भी थारिस्टर जो है वह अपना कंडक्शन स्टेट में बना रहता है, यानी ऑन स्टेट में ही रहता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो थारिस्टर का जो गेट टर्मिनल है उसको थारिस्टर को टर्न ऑन तो कर सकता है, लेकिन वो गेट करंट जो है वो आपको थारिस्टर को टर्न ऑफ नहीं कर सकता है। यानी कि एक बार थारिस्टर टर्न ऑन हो गया तो उसके बाद जो है आपका गेट जो है वो थारिस्टर के ऊपर अपना कंट्रोल खो देता है, यानी गेट का कंट्रोल थारिस्टर के ऊपर फिर नहीं होता है। लैचिंग करंट इज यूजुअली 2 to 3 टाइम्स द होल्डिंग करंट। यानी जो लैचिंग करंट है वो होल्डिंग करंट से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन SCR की रेटिंग पे। तो इस लेक्चर में हमने थारिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।